लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने इनको भी समझा दिया, बोले ऐसा है भाई, बोले अपने बड़े भैया क्या बोले उनके चक्कर में रह रहे, तुम इधर आ जाओ। बोले जो कभी जीते नहीं अब वो जीतेंगे, और इन्होंने अटैक कर दिया सिद्धीस के ऊपर। तो डब्बे खोल के बाहर निकले, उन्होंने सबको काट डाला। बाजीराव को देखने के बाद इनको लगा कि यार इसका बाप भी डेंजर, ये भी डेंजर, तो इसकी आने वाली लाइनेज भी डेंजर, तुम ही बनोगे। मराठा पावर अपने चरम पे पहुंच गया था इस समय, पूरा अटक से कटक तुम्हारे अंडर में था। कि बंगाल में और कोंकण में ब्लैक मैजिक बहुत होता है, सुना है? महाराष्ट्र के मीम्स अगर तुम देखोगे तो उसमें तू कोकणातला, हाँ हम तो सीधा फूक डालते। ये ना ऐसी नाव में लोग भरता था और उसको डूबते हुए देखता था कि नाव डूबते हुए कैसे दिखती, लोग चिल्लाते हुए कैसे दिखती। तो लेक्चर 5 शुरू कर रहे हैं अपन। अभी अपन ने क्या पढ़ा? फॉल ऑफ मुगल्स। इसके पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के बाद में पहले सबसे पहले अपन ने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ा। पोर्तुगीज कैसे आए, डच कैसे आए, डच के बाद में अंग्रेज कैसे आए, अंग्रेजों के बाद में फ्रेंच कैसे आए। इसके बाद में अपन पढ़ रहे कि अपने येड़ फूके लोग क्या कर रहे थे जब ये सब आए, उस समय भी अपन लोग क्या कर रहे थे। तो इसमें भी मुगलों का रोल है, लेकिन मुगलों को जो कॉम्पीट कर पा रहे थे या फिर अपनी सत्ता जो पूरे भारत में इस्टेब्लिश कर सकते थे, जो पूरी भारत में फैल सकते थे, छोटे छोटे राज्य थे। अवध क्या कर रहा था, बंगाल क्या कर रहा था, मराठास क्या कर रहे थे। तो इसमें इस चैप्टर का जो तुम्हारा नाम है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और थोड़ा बहुत मैं तुमको आजू बाजू की भी चीजें बताऊंगा। दैट इज द राइज ऑफ मराठास। ये जो है अपन पढ़ रहे राइज ऑफ मराठास। तो राइज ऑफ मराठास में वी आर नॉट स्टडिंग फ्रॉम छत्रपति शिवाजी महाराज। वो तो तुम्हें थोड़ा बहुत, तुम्हें लेक्चर्स अगर तुम मेरे यूट्यूब के अलग से देखोगे उसमें तुम्हें पता चलेगा कि 1730 में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, 1780 में उनकी डेथ हुई है, ठीक है। 1781 में 1780s में संभाजी राजे तख्त पे आते हैं, 1789 में संभाजी राजे की डेथ होती है। उसके बाद में राजाराम महाराज आते हैं, राजाराम महाराज की डेथ होती है। शाहू महाराज कैप्टिव में रहते हैं। उस समय पे ताराबाई रूल कर रही थी, और उस समय पे जो ताराबाई रूल कर रही थी, क्या बोल रहा मैं, राजाराम महाराज की 2 वाइफ थी। अब यहां पे ध्यान से सुनना, संभाजी महाराज के बाद में तख्त पे कौन आया, राजाराम महाराज आया। राजाराम महाराज की 2 वाइफ थी। 1700 में राजाराम महाराज की डेथ होती है, 1700-1701 के दरमियान, और राजाराम महाराज के बाद में ताराबाई आती है, ठीक है। और ये जो ताराबाई थी और एक दूसरी बाई थी राजसबाई, ठीक है। ये दोनों कौन है, ये राजाराम महाराज की वाइफ है। और ताराबाई के बेटे के जो नाम था, उनका नाम था शिवाजी द सेकंड, और राजसबाई का नाम था संभाजी, क्या ना 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 ऐसे मतलब नाम शिवाजी संभाजी रखते थे। अपन लोग अपने कन्वीनियंस की हिस्ट्री में फर्स्ट और सेकंड बोलते, जैसे बाजीराव पहला, बाजीराव दूसरा, बाजीराव दूसरा पढ़ेंगे ना अपन बाद में, बाजीराव पहला, बाजीराव दूसरा, शिवाजी पहला, शिवाजी दूसरा, वैसा। तो ताराबाई के बेटे का नाम क्या था, शिवाजी द सेकंड, और दूसरे वाले वाइफ के नाम के बेटे का था क्या था, संभाजी द सेकंड। समझ में आया? अब यहां पे क्या हुआ कि 1708 में, अब ध्यान से सुनना, मराठाओं के झगड़े ऐसे शुरू होते। 1708 1708 में शाहू महाराज को, शाहू राजे वॉज रिलीज्ड, ठीक है, ही वॉज रिलीज्ड। 89 से लेके 18 साल तक वो कैप्टिव में थे, छोटे से थे वो। हाँ, ही वॉज केप्ट इन नजर कहते हैं, वैसे जेल वेल में नहीं रखा था, बट रखा था, ही वॉज कैप्टिव बाय औरंगजेब, ठीक है, उनको वहीं पे रखा। अब यहां पे दिक्कत यह है, हाँ, सो व्हेन ही केम सो उस समय पे क्या हुआ, मराठा जनरल थे जो ताराबाई के लिए लड़ रहे थे, इनका नाम था धनाजी यादव। ही वॉज द मराठा जनरल एट दैट टाइम, सेनापति धनाजी यादव, ठीक है। धनाजी यादव जो थे, धनाजी यादव को शाहू महाराज के ऊपर आक्रमण करने भेजा गया।
बोले आप जाओ, जाके बात करो। आक्रमण सिंह जाके बात करो। क्या बात करने भेजा? बोले यू गो एंड यू टॉक। सॉरी 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 सॉरी, धनाजी जाधव के भी पहले, धनाजी जाधव के भी पहले, धनाजी यादव जी के भी पहले इनको, इनकी जगह पे बालाजी विश्वनाथ को भेजा गया। बालाजी विश्वनाथ को भेजा गया कि आप जाओ, जाके शाहू से एक बार बात करो, कि शाहू राजे से जाके बात करो कि भैया क्या चल रहा है तुम्हारा, क्यों आए हो। एक बार बालाजी विश्वनाथ उस समय पेशवा बनने के थे, जाके एक बार बात करो। ये जब गए शाहू के पास में, तो शाहू महाराज ने उनको बता दिया कि भैया मैं तो असली पैट्रियोटिक हूं, मैं सच्चा मावड़ा है, मैंने शिवाजी महाराजांचा, मैं महाराज के लिए जीना चाहता हूं, महाराज के मराठा साम्राज्य के लिए जीना चाहता हूं। ये है, उन्होंने अपनी बातें बता दी। तो इन्होंने जब बातें बताई तो बालाजी विश्वनाथ वॉज कन्विंस्ड। सेकेंड थिंग, एक रीजन ये भी है, उस समय का जो माइंडसेट था, उस समय का जो माइंडसेट था, दैट माइंडसेट व्हाट समहाउ पैट्रियार्कल माइंडसेट। ताराबाई शूर है, बट ताराबाई जिजाऊ नहीं है। सो आप अगर इफ यू आर अ मैन, यू वोंट लाइक टू गेट ऑर्डर्स फ्रॉम अ वुमन एट दैट टाइम प्रेफरेबली। उस समय तो सोसाइटी पैट्रियार्कल थी। तो ही थॉट कि यार ही बीइंग अ मैन, शाहू महाराज बीइंग अ मैन, ये अच्छे से और रूल कर पाएंगे। सो बालाजी विश्वनाथ वेंट टू शाहू राजे। आफ्टर दैट अब धनाजी यादव को भेजा गया। अब आते हैं धनाजी, मैंने पहले बोल दिया, अब धनाजी यादव आ गए, ठीक है। और धनाजी यादव अब कहां से आए? अब धनाजी यादव निकले और बालाजी विश्वनाथ ने इनको बीच में रोक लिया, मतलब अटैक करने गए थे। लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने इनको भी समझा दिया, बोले ऐसा है भाई, ये बोले अपने बड़े भैया, क्या बोले उनके चक्कर में रह रहे, तुम इधर आ जाओ। सो ही केम, और व्हाट ही डिड, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों ने मिलके छत्रपति शाहू को राजा घोषित कर दिया, मतलब शाहू को राजा घोषित कर दिया। बोले शाहू को किंग डिक्लेयर कर दिया। अभी जो तख्त पे बैठेंगे वो शाहू राजे रहेंगे, हमारे लिए शाहू महाराज है। और उस समय पे इनकी गद्दियां सेपरेट हो गई, एक गई कोल्हापुर और एक गई सातारा, दोनों जगह पे डिवाइड हो गई। इनके अंडर में सातारा आया और ताराबाई वाले सेक्शन के अंडर में कोल्हापुर आया। बाजीराव मस्तानी देखा, उसमें बोलता है ना चला साताऱ्याला, तो वो सातारा, हाँ वही मूर्ख, जुबान लगाम होती नहीं है लेकिन जुबान पे होनी चाहिए। चला साताराला, वो वाला सातारा इनके अंडर में गया, शाहू राजे के अंडर में सातारा गया, इनके अंडर में कोल्हापुर चले गया। अब हुआ ऐसा कि धनाजी यादव की 1711 में डेथ होती है, और धनाजी यादव के जो बेटे हैं चंद्रसेन, वो ताराबाई को डिफेक्ट हो गए। डिफेक्ट होना है ना, उनकी तरफ चले गए, ताराबाई की तरफ कौन चले गए? चंद्रसेन, धनाजी के वाले। और 1711 में इस समस्या से लड़ने के लिए बालाजी विश्वनाथ को शाहू राजे ने सेना करते बना दिया, कि आप सेना करते यानी कि करता धाता सेना के आप हो, जो भी संभाला जाएगा आप संभालोगे, ठीक है, जो भी रहेगा आप संभालोगे। अब यहां पे क्या हुआ, अब जब चंद्रसेन उस साइड में गए, और चंद्रसेन उस साइड में जाने के बाद में बालाजी विश्वनाथ ने वहां पे क्या किया, बालाजी विश्वनाथ ने कोल्हापुर के साइड में चंद्रसेन को भी समझाया, और वहां पे समझाने के बाद में उन्होंने वहां के तख्त पे किसको बैठाया? जो राजेश भाई थी, और उनका जो बेटा था संभाजी, शिवाजी द दूसरा और ताराबाई, इनको निकाल के राजेश भाई और संभाजी दूसरा को बैठा दिया। बालाजी विश्वनाथ ने चंद्रसेन जब वहां डिफेक्ट हुए, अपनी अकल से राजेश भाई और संभाजी सेकंड, इनको गद्दी पे बैठाया। और इनको गद्दी पे बैठाने का मतलब क्या था कि भले ही कोल्हापुर में दूसरी गद्दी रहेंगी, छत्रपति का तख्त तो इनको मिल गया, किसको? शाहू को, छत्रपति शाहू राजे इनको मिला, लेकिन राजश्री शाहू नहीं, वो बाद में आते,
तो शाहू अंबेडकर फूले वाले शाहू है, बहुत बाद में आते वो 90s में है, 1800 में है वो, ठीक है, 19th सेंचुरी में वो। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे जब राजेश भाई को बैठाया और उनके साथ में संभाजी को बैठाया, तो बोले आप यहां पे बैठो। बालाजी विश्वनाथ ने जब इनको बैठा दिया तो इससे एडवांटेज क्या मिला, इससे एडवांटेज ये मिला कि वहां पे जो रूलर बनेगा वो भी रूलर बालाजी विश्वनाथ के अंडर में रहेगा। क्या समझा? राजेश भाई के साथ में बात करके बोले हम आपको बनाएंगे, चंद्रसेन डिफेक्ट हुए, चंद्रसेन डिफेक्ट होने के बाद में इनको बना दिया। देयर आर प्रोबेबिलिटी, देयर आर पॉसिबली प्रोबेबिलिटीज, देयर आर पॉसिबली प्रोबेबिलिटीज। जब मैं तुमको अभी नहीं बताऊंगा, मैं जब तुमको अच्छे से वो यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा, अभी के लिए तुम यूट्यूब यूपीएससी के लिए इतना ही पढ़ो। जब ये हुआ, देयर आर प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज कि चंद्रसेन को डिफेक्ट कराने में बालाजी विश्वनाथ का ही दिमाग था कि आप खुद चले जाओ वहीं पे, अपनी रूलिंग बढ़ेंगे ना। जैसे तू है तो मैं क्या बोलूंगा, तू एक काम कर, तू चले जा कांग्रेस में, वहां का फैक्शन लेके निकल जाना, दूसरे पार्टी में चले जा, वहां से फैक्शन लेके निकल जाना। दिस कैन बी हैपन, है ना, दिस कैन हैपन, दिस कैन बी नहीं, बहुत गलत इंग्लिश है वो, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, और फिर इसके बाद में क्या हुआ, अब यहां पे कान्होजी आंग्रे करके थे। कान्होजी आंग्रे का नाम सुना है, बाद में सुनेंगे। कान्होजी आंग्रे जो थे, कान्होजी आंग्रे वॉज द लीडर ऑफ नेवल फोर्सेस। आंग्रे क्लैन होती है एक, हाँ, ये समझा, इनको बना दिया। तो इससे क्या हुआ, कोल्हापुर का सेक्शन भी तुम्हारे अंडर में आ गया। अब कोल्हापुर का सेक्शन आ गया, अब बालाजी विश्वनाथ को कोकण जीतना था, कोकण यानी कि किनार पट्टा जीतना था। अब किनार पट्टे में भी सबसे बड़ा दिक्कत था तुम्हारा सिद्धिस का। शिवाजी महाराज के समय पे सिद्धि के जंजीरा पे मैंने लेसन डाला एक, ठीक है, जंजीरा पे अटैक हुआ है, लेकिन जंजीरा शिवाजी महाराज अपनी पूरी हयात में नहीं जीत पाए, संभाजी महाराज भी नहीं जीत पाए, जीत ही नहीं पाए, उनका सपना सपना रह गया। किला वैसा है, किला कैसा है देख, जैसे कि ये कोकण का किनार पट्टा है, ठीक है, सपोज करो ये तुम्हारा कोकण का किनार पट्टा है, ठीक है, और यहां से जब तुम निकलोगे पानी के बीच में ये किला आता है, पास में ही है लेकिन वो पानी के बीच में किला आता है। और ये किला यादव कालीन है, यादवों के समय पे, यादव कालीन यानी कि 11th सेंचुरी 12th सेंचुरी, उतना पुराना किला है जंजीरा, बहुत बहुत पक्का किला, अभी भी बहुत पक्का है वो, यादव कालीन किला है, उस समय में बना हुआ है। उस समय पे ये कोलियों के अंडर में था। आगरी और कोली जो बोल रहा ना, ये आंग्रे जो बोल रहा, आंग्रे क्लैन, आंग्रे और कोली के अंडर में था। हुआ ऐसा, इस किले पे 200-300 सालों तक कोई आक्रमण नहीं कर पाया। मतलब एक तो तुम्हारा ये अपने यादव पे अटैक किसने किया था, अपने ये तुम्हारी मूवी को पद्मावती में अटैक कौन, खिलजी का जब आक्रमण हुआ यादव के ऊपर, यादव साम्राज्य के ऊपर, उस समय में भी इन्होंने कोशिश करी थी उस किले में घुसने की, लेकिन ये जीत नहीं पाए। सिद्धिस जो थे, सिद्धिस अफ्रीकन ये थे, वो वहां से जब आए तो उन्होंने बोला कि हम लोग व्यापारी है, बोले हमें कुछ समय के लिए यहां पे पनाह चाहिए, बोले रुकना है, बोले। उन्होंने पहले चेकिंग करवाई पूरी इसकी, तो वहां पे सिर्फ डब्बे डुब्बे थे, डब्बे, तूने देखा क्या एपिसोड वो, हाँ, ये देखा तूने कैसे कैप्चर हुआ है, डब्बे के अंदर घुसते, और जब वो हिला, मतलब वो रात को जब सोए तो डब्बे खोल के बाहर निकले, उन्होंने सबको काट डाला। कम से कम वो ऐसा सपोज कर 140-145 डब्बे थे, उस 140-145 डब्बे में बहुत सारे लोग भर गए, 140 नहीं, वो अच्छे खासे डब्बे थे, डब्बे की संख्या याद नहीं आ रही मेरे को। और उसके बाद में जब ये कैप्चर हुआ, ये किसी के हाथ से गया नहीं। तो सिद्धि का ये जो किला था सिद्धिस का, ये शिवाजी महाराज भी कैप्चर नहीं कर पाए, संभाजी महाराज भी कैप्चर नहीं कर पाए। तो बालाजी विश्वनाथ के ऊपर ये जो आंग्रे थे, आंग्रे क्लैन था, आंग्रे क्लैन बोले हम बालाजी विश्वनाथ पे अटैक करेंगे, बिकॉज दे वर सपोर्टिंग द कोल्हापुर्स। तो बालाजी विश्वनाथ ने इनके साथ भी तह कर लिया, बोले देखो यार, बोले फाइटिंग करके कुछ मतलब नहीं, बोले वी वर ऑल फाइटिंग फॉर द वन कॉज वन बैटल, दैट इज फॉर द भगवा, हाँ, एक ही के लिए लड़ रहे, बोले अपन जाएंगे, बोले सिद्धि पे अटैक करेंगे। तो इन्होंने मिलके क्या किया, इन्होंने मिलके सिद्धि के ऊपर अटैक कर दिया, सिद्धिस के ऊपर इन्होंने जाके मिलके अटैक किया, तब भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है सिद्धि का किला। सिद्धि बाजीराव ने जीता है, फिर बाद में जंजीरा का किला बाजीराव जीता है, ये नहीं जीता, कोई नहीं जीत पाया, बाजीराव ही जीता, ठीक है, बाजीराव ही जीता, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब यहां पे क्या हुआ, 1713 आते आते विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ वाज प्लेइंग वेरी हार्ड, और बालाजी विश्वनाथ तो इतना डेंजर थे कि पुणे में सीधा तोड़ताड़, बहुत जगह तोड़ी है, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा तुमको, जब मैं पढ़ाऊंगा तो तुमको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है।
1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा डिक्लेयर कर दिया गया। पेशवा यानी क्या होता है? प्रधानमंत्री। पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री, हाँ पदवी प्रधानमंत्री, मतलब सेनापति, अपना राजा के बाद में जो इंपॉर्टेंट है वो पेशवा है। सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट है सर, सेनापति बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेशवा का पद क्या होता है? सेनापति इज लाइक होम मिनिस्टर, पेशवा इज लाइक ए प्राइम मिनिस्टर, एंड राजा इज अ प्रेसिडेंट काइंड, नॉमिनल, नॉट नॉमिनल बट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो पद होता है प्रधानमंत्री का, उस समय पे इसके अंडर में सारे डिपार्टमेंट इसको देखने पड़ते थे कि अष्टप्रधान मंडल था। शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल बनाया था जिसमें सेनापति, सरनौबत, ये सारे लोग थे, चिटनीस, देखा सब 8 पोजीशन थी। अभी नहीं, बाद में अच्छे से बताऊंगा जब, अभी तो अपना शिवाजी महाराज की सीरीज बची है ना, राज्याभिषेक के वक्त बताऊंगा। 1713 में क्या हुआ कि ये जो पेशवा था तुम्हारा बालाजी विश्वनाथ, ये जो पेशवा बने, पेशवा बनने का उनको पेशवा पद दे दिया गया, एंड ही वॉज अ कोकणस्थ ब्राह्मण। कोकणस्थ यानी कि चित्त पावन। सबसे पहले पेशवा कौन है? मोरोपंत पिंगळे। कब? शिवाजी महाराज के समय पे। मोरोपंत पिंगळे का नाम तूने 10 बार सुना होगा, ठीक है? बैटल ऑफ सालेर वालेर में बहुत अटैक, आज बैटल ऑफ सालेर पढ़ाऊंगा तुमको रात को, आज शिवाजी महाराज बैटल ऑफ सालेर। तो वो वहां पे जब आक्रमण हुए हैं उस समय पे सारे के सारे, तो मोरोपंत पिंगळे ने बहुत अच्छा रोल फॉलो ये किया है, एंड मोरोपंत पिंगळे वॉज अ देशस्थ ब्राह्मण, ही वॉज अ देशस्थ ब्राह्मण। एंड बालाजी विश्वनाथ जो पेशवा थे, ही वॉज अ कोकणस्थ ब्राह्मण, जिसे तुम चित्त पावन कहते हो, ये कोकण के साइड के। कोकणस्थ ब्राह्मण पहली बार पेशवा के पद पे बैठा था। अभी तक जो बैठे थे वो देशस्थ ब्राह्मण बैठे थे। दोनों में डिफरेंस ये है कि कोकणस्थ ब्राह्मण जो है, उस समय पे कोकणस्थ ब्राह्मण को इतना महत्व नहीं था। रीजन बीइंग, कोकणस्थ ब्राह्मण यूज्ड टू बी फ्रॉम द कोकण साइड, एंड सिंस दे यूज्ड टू बी फ्रॉम द कोकण साइड, इनके खाद्य पदार्थ साले अलग थे, थोड़े से अलग थे। They didn't used to be normal like the देशस्थ ब्राह्मण। जैसे देशस्थ ब्राह्मण might be a vegetarian, there are chances कोकणस्थ ब्राह्मण used to had the non-veg as well, है ना, because they were from the कोकण साइड ना। एंड इनकी पूजा पद्धति थोड़ी सी अलग होती है। जैसे अगर तुम देखोगे तो तुमको एक बात बहुत फेमस मिलेंगी कि बंगाल में और कोकण में ब्लैक मैजिक बहुत होता है, सुना है? महाराष्ट्र के मीम्स अगर तुम देखोगे तो उसमें तू कोकणातला, हाँ हम तो सीधा फूक डालते, बंगाली लड़की, वो बंगाली लड़की वाला मीम आता है ना बहुत। तो वाई इज दिस सो? बिकॉज समुद्र के किनारे जब जब तुमको देखेंगे ना, समुद्र के किनारे पे शाक्त पद्धति बहुत डेवलप होती है। और वो शाक्त पद्धति क्यों होती है? क्योंकि वहां पे जो खाना तुमको मिलता है, वहां पे जो तुमको खाना मिलता है, दूसरी चीज वहां पे ह्यूमिडिटी बहुत रहती है। ह्यूमिडिटी रहने की वजह से चीजें सड़ती बहुत जल्दी। जैसे कि तुम्हारा दारू भी बहुत स्पीड में होगा, तो फेनी बहुत फेमस है गोवा की, कोकण की दारू बहुत फेमस है। हाँ, बंगाल साइड में भी दारू का बहुत सेवन होता है। मतलब क्यों होता है? क्योंकि वहां पे ये सब चीजें बहुत इजीली अवेलेबल होती है। तो वहां का जो खाना होता है, इट इज मोर एंड मोर तमस इन नेचर, तामसिक इन नेचर। क्योंकि नॉनवेज भी आ गया, तमस आ गया, तो उनकी जो पूजा पद्धति है उसमें विष्णु की पूजा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि विष्णु सत्व है, सात्विक लेवल की पूजा होती है। तो तमस में किसकी पूजा होंगी? देवी की पूजा होंगी, काली की पूजा होंगी। तो इसीलिए बंगाल में दुर्गा पूजा की अर्चना बहुत होती है। वो तमस है थोड़ा सा, और गुस्से वाला होता है वो। और कोकण में भी उस तरह के है। इवन अगर तुम कोकण में जाओगे तो वहां पे उग्र गणपति की पूजा होती है, नॉर्मल गणपति नहीं होता। तुम्हारा जो गणपति है महागणपति है, वो जो है उग्र गणपति है। वो गणपति की पूजा भी थोड़ी डेंजर होती है। तो कोकणस्थ ब्राह्मण पहली बार बना, और जिस समय पे ये बने, इसके बाद में 1718 में आते आते, चल इसके बारे थोड़ा बता देता मैं, 1718 को तो बाद में बता देता। तो इसीलिए ये जब सबसे बार पहली बार बने, इसके बाद में बाजीराव बना। बाप से बेटा सवाई था, खतरनाक बिल्कुल। तो शाहू राजे को ये लगा, शाहू राजे ने खुद कहा कि यदि इतना डेंजर वॉरियर कोई पूरे मराठा साम्राज्य में हुआ होगा बोले शिवाजी महाराज के बाद, तो दैट इज ओनली बाजीराव। मैं नहीं बोल रहा, तो कौन बोल रहा है? शाहू राजे खुद बोले। और उस समय में दो चीजें ऐसी हुई कि इन्होंने उस पोजीशन को हेरिडिटरी करा दिया। अभी तक क्या था? पेशवा अलग अलग घरानों से बनते थे, मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिकली एक कोई पोजीशन नहीं थी कि तू ही बनेगा। छत्रपति वो हेरिडिटरी, कि तुम्हारे घर से छत्रपति निकलेगा। इन्होंने पेशवा पोजीशन भी हेरिडिटरी करवा दी कि भैया पेशवा तू बना, तेरा बेटा भी तोपचंद है, अब इसके बाद में तुम्हारे खानदान से पेशवा बने। हाँ, बाजीराव को देखने का इनको लगा कि यार इसका बाप भी डेंजर, ये भी डेंजर, तो इसके आने वाले लाइनेज भी डेंजर, तू ही बनोगे। तो हुआ क्या? अब बताता मैं तुमको, ये बात की बात समझ, हेरिडिटरी वाली समझिए। अब क्या हुआ? 1713 में ये बना, 1718 में इसने ट्रीटी साइन करवाई। किसके साथ में? शहीद ब्रदर के साथ में।
है ना। सईद ब्रदर्स के साथ में ट्रीटी ऐसी साइन हुई, देखो बोले ऐसा है बेटा, हम मारेंगे तुमको। बोले मत मारो, मुगल बोले मारो मत, नहीं नहीं मारो मत, नहीं नहीं। बोले क्या होना तुमको? बोले मेरे को चौथ होना। बालाजी विश्वनाथ हमको चौथ होना। बोले ठीक है। बोले कितना होना? बोले दक्खन का चौथ लेंगे, खानदेश का चौथ लेंगे, गुजरात का चौथ लेंगे। बोले मंजूर है क्या? बोले ले लो। और बोले ऐसा है, हमको रिस्टोरेशन ऑफ कर्नाटका होना। बोले जब शिवाजी महाराज दक्षिण दिग्विजय पे निकले थे उन्होंने कर्नाटका जीता था। बोले वो तुमने जीता है हमसे वापस, तुमने छीना है बोले हमसे वापस, हमको वो भी चाहिए। बोले ठीक है। और बोले तुम्हारे ऊपर अगर आक्रमण हुआ तो 15,000 की सेना हम लोग अपनी तरफ से भेज देंगे। बोले टेंशन मत लो, अगर मुगलों को लग गया तो हम भेजेंगे। बोले ठीक है। भाई बहुत तगड़ी, इसीलिए तो चौथ दे रहे थे ना सब लोग, नहीं दिया तो मारते थे। हाँ उस समय पे अपन लोग 75-80,000 क्रॉस कर चुके थे, 1 लाख के नियर अबाउट हम क्रॉस कर चुके थे। अच्छी खासी सेना थी। अब बोले चौथ तो देना पड़ेगा बेटा, बेटा देना पड़ेगा, दे देंगे। बोले सईद ब्रदर बोले देंगे, फारूक सियार बोले नहीं देंगे। सईद ब्रदर ने फारूक सियार ठोक दिया। 1719 में दूसरा आया ना, रंगीला बैठा ना, है ना। और फिर उसके बाद में रफीउल दरजत, जो 1-2 महीने के लिए जो बने थे, 2 जो बने थे, रफीउल दरजत और रफीउल दौला। रफीउल दरजत ने इसको रेक्टिफाई कर दिया। क्या समझा? इन्होंने इसको रेक्टिफाई कर दिया। बोले तुमको रेटिफिकेशन देना पड़ेगा एंड शाहू विल बी द प्राइम रूलर। तुमको रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि दक्खन का जो चौथ हम वसूल कर रहे हैं, यह हम वसूल कर रहे हैं राजा शाहू के अंडर में। क्या समझ रहा? यह हम वसूल कर रहे हैं राजा शाहू के अंडर में। मुगल ने शाहू राजा को सक्सेसर करके ठीक है सर, ठीक है सर, सर बोले ठीक है जम गया, कर लिया। मुगल रिकॉग्नाइज शाहू एंड सक्सेसर एज द राइटफुल हेयर। और इसके बाद में 1720 में बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो जाती है। फिर आते हैं भैया तुम्हारे हीरो, डेंजर हीरो। मतलब मेरे तो बहुत फेवरेट है भाई, क्योंकि तुम अगर देखोगे, 2 चीजें समझो। 1740 में इनकी डेथ हो गई। यह आदमी 20 साल का है, सिर्फ 20 साल का, और 20 साल ही जिया है, और उसमें इतने तमाशे करके गया। इसको मार, उसको मार, नहीं सुन रहा मार। नादिर शाह ने जिस समय आक्रमण किया, 17 पक्का है, देख लेना एक बार। उसने जिस समय पे आक्रमण किया, जब आक्रमण हुआ, उसको पता चला इंदौर से सेना लेके 37 में ऑलरेडी नहीं, 37 में ऑलरेडी 500 लोग लेके बाजीराव अंदर घुस चुका था। उसके बाद में नादिर शाह आया, और नादिर शाह आने के बाद में बाजीराव जो था, बाजीराव इंदौर से सेना लेके दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने के लिए निकल गया। ये बात नादिर शाह को पता चली। नादिर शाह पहली फुर्सत में भागा था, बार बार आगे। इतना खौफ था बाजीराव का, मजा में बहुत खौफ था। तो बाजीराव 1720 में आता है, और 1725 में, क्या बोल रहा मैं, 1725 में दक्खन का सूबेदार कौन है मुगलों का इस समय पे? हाँ, नीचे में कौन है? निजामुल मुल्क, आसफ जा, निजामुल है ना, निजामुल मुल्क। इसने क्या किया? निजामुल मुल्क ने इसके टेरिटरी में जितने भी चौथ कलेक्ट करने वाले थे हैदराबाद में, दक्खन में तो लेना था ना, ट्रीटी तो हो गई ना तुम्हारी, बालाजी विश्वनाथ ने ट्रीटी करवाई, इसने सबको हकाल दिया। हाँ, और उस समय में ऐसा था, गद्दी भले 2 होंगी, लेकिन छत्रपति का तक किसके पास रहेगा? शाहू के पास। संभाजी द सेकंड, जो उस समय पे कोल्हापुर में बैठे थे, इसने बोला मैं तुमको नहीं मानता, बोले इनको मानूंगा। संभाजी द सेकंड को, राजेश भाई के जो बेटे, और ताराबाई अभी तक कहीं पे गई नहीं है, ताराबाई का रिटर्न है, आखिरी में देखेंगे अपन। उसने क्या बोला, अब कौन बनेगा? बोले संभाजी द सेकंड, मैं उसको छत्रपति मानूंगा। बोले नहीं, निजामुल मुल्क। उसने क्या बोला, चौथ तो लूंगा नहीं तुमको, मैं तुमको राजा नहीं समझता। बोले मैं राजा इसको समझता, बोले तुमको नहीं समझूंगा। बोले ऐसा है क्या बेटा?
1727 में इनका गया मत्था घूम, किसका? बाजीराव का। निजाम को दिया टेमक, दिया भका भक, घुसते थे मारते थे, घुसते थे मारते थे, गोरिल्ला वॉरफेयर, छोटे मोटे बहुत आक्रमण हुए। और 1728 में फिर एक जंग हुई इनकी। अब ये जंग कैसी हुई इसको डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगा मैं। सुपर्ब जंग है वो, सुपर्ब, बैटल ऑफ पालखेड़। और बैटल ऑफ पालखेड़ जब हुई उसमें निजाम हारा। और ये जब हारा, यहां पे ये टीटी का नाम लिखना, यहां पे एक टीटी साइन करनी पड़ी, टीटी ऑफ शेवगांव। किसको? निजामुल मुल्क को। और उसमें दो ही चीजें थी, बोले एक राजा शाहू रहेंगे, उन्हीं को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा एज अ छत्रपति, और दूसरा चौथ देना पड़ेगा। तो मारेंगे बेटा, बोले हाँ शेवगांव में हुई थी, बैटल ऑफ पालखेड़ हुई और शेवगांव में ये हुई। हाँ वो इसी समय का है, इसी के बाद का है वो, क्यों ऊपर जा रहे, इसी के टाइम स्पैन का है वो। क्या है, ये ट्रीटी होने के बाद इसने फिर से दगा किया था निजाम ने, उसी के आसपास में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं अपने को, ऊपर का पढ़ना है अपने को, जो इंपॉर्टेंट तुमको बता रहा मैं, है ना। वो कब पढ़ेंगे अपन? अलग से, वो स्पेसिफिकली जब मैं अलग से अपने तुमको अब तुम्हारे लिए पढ़ाऊंगा। 1728 में मालवा पे अटैक कर दिया। किसने? चिमाजी अप्पा कौन है? भाई है इनके। यहां घ्या चिमाजी तुमच्या पसंतीचा आहे, निशाणा नहीं चुका रे, वो वाले चिमाजी। हाँ वो वाले चिमाजी, ठीक है। और वो वाले चिमाजी जो है उन्होंने मालवा में जाके अटैक किया। मालवा उस समय पे मुगलों के अंडर में था। क्या बोल रहा मैं? मुगलों के अंडर में था। तो यहां पे 1728 में ये नीचे गए निजाम के पास, बैटल ऑफ अंजेरा हुई है, ठीक है। 1728 में चिमाजी अप्पा ने मालवा पे अटैक किया और बैटल ऑफ अंजेरा वहां पे हुई है। अब यहां पे ऐसा हुआ, 1729 में बाजीराव राजस्थान पहुंचा सीधा। देख रहे हैं, एक ही साल के अंदर में इतना आसान नहीं है, 3-3, 4-4 महीने लगते थे घोड़े से, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर। 1710 में सीधा राजस्थान पहुंचा। राजस्थान में जाके बोले 14, उधर भी मारा। और इसकी हिम्मत इतनी, जयसिंह दूसरा जो था ना जोधपुर का, मिर्जा राजे का बेटा, नहीं जोधपुर बोलता, हाँ मिर्जा राजे का जो वंशज है जयसिंह सेकंड अंबर का, उसके तख्त पे जाके बैठा था बाजीराव। बोले चौथ दूंगा, चौथ देना पड़ेगा बोले तुमको। पूरा कैप्चर किया, उसके तख्त पे जाके बैठा, सिंहासन पे जाके बैठा था। इतनी खतरनाक दहशत थी बाजीराव की। अटैक किया, जीता, अंदर गया, बैठा। मेवाड़ की बात नहीं कर रहा मैं, मेवाड़ अलग है, हाँ अंदर गया, बैठा। डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में। बाजीराव बहुत तूफान था वो। बोले चौथ देना पड़ेगा, चौथ देना पड़ेगा। बोले बाबू जिंदा रहे ना, चौथ देना पड़ेगा, सबको मारेंगे। बोले चौथ लिया वहां से भी। फिर इसके बाद में समय आता है तुम्हारा, राजस्थान का एरियाज भी ये किया। फिर आता है तुम्हारा 1730। 1730 में अब यहां पे सबसे बड़ा कांड हुआ। 1730 में छत्रसाल, जो बुंदेलखंड का एरिया है, बुंदेलखंड का एरिया कहां पे आता है? यूपी और एमपी का, नॉर्दर्न एमपी और सदर्न यूपी। छत्रसाल ने बाजीराव को लेटर लिखा। और बाजीराव को क्यों लेटर लिखा? नहीं, छत्रसाल वाला लेटर नहीं देखा? छत्रसाल वाला एपिसोड देखना। छत्रसाल जिस समय पे 18-19 साल के थे, वो शिवाजी महाराज को मिलने आए थे। और शिवाजी महाराज को मिलके आने के बाद का छत्रसाल का जो राजा छत्रसाल था, राजा छत्रसाल के पिताजी को औरंगजेब ने मारा था। उनके पिताजी औरंगजेब की तरफ से लड़े थे ड्यूरिंग द वॉर ऑफ सक्सेशन।
और जैसे ही वॉर ऑफ सक्सेशन खत्म हुआ, 1 साल तक वो रुके और 1 साल के बाद उन्होंने बुंदेलखंड पे आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने का पूरा ये कर दिया। तो मिर्जा राजा जयसिंह जो पहले वाले थे, उस मिर्जा राजा जयसिंह के साम्राज्य में ये जो तुम्हारा शिवा क्या नाम है, छत्रसाल जो थे, राजा छत्रसाल जो बेटे थे, ये वहां पे लड़े हैं। नहीं वो उधर थे ना। तो वो छत्रसाल जो थे, छत्रसाल बुंदेला नाम है इनका। तो ऐसे बुंदेला के जो राजा हुए उनको हराया। छत्रसाल बुंदेला मिर्जा राजा के पास चले गए। फिर जब बड़े बड़े होते गए 13-14 साल के, मिर्जा राजा जयसिंह वाज रूलिंग फ्रॉम राजस्थान, और राजस्थान में उनकी तरफ से लड़े। और उसके बाद में जो पुरंदर का जो युद्ध हुआ पहला वाला, शिवाजी महाराज मुरारबाजी देशपांडे वाला, उसमें राजा छत्रसाल मिर्जा राजा की तरफ से अटैक करने आए यहाँ पे 14 साल के सिर्फ। फिर एज बढ़ी, फिर वो 15-15 साल के हुए। तो फिर वो मुगलों के साथ में रहते थे। तो एक दिन इन्होंने परमिशन मांगी, बोले मेरे को जाना है बोले शिकार करने। तो ठीक है, वहां से घोड़ा पकड़ा, सीधा पुणे उन्हें क्रॉस करके शिवाजी महाराज को मिलने आए। और शिवाजी महाराज को बोले हमको हमारी आप आओ बोले उधर, और आप वहां पे आके हमें हमारी सल्तनत बना के दो। शिवाजी महाराज बोले तुझे तो मैं अपनी सेना में अब भी लेता, बोले मैं तो तू हमारे अंडर में रहेगा। दिक्कत ये हो जाएंगी कि अगर मैं तुम्हें अंडर में लूंगा तो मैं एक नया साम्राज्य नहीं बना पाऊंगा। दिस विल बी द डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मराठास टू देम। मैं चाहता हूं बोले हिंदुओं का साम्राज्य बढ़े। जाओ बोले माँ भवानी तुम्हारे साथ में, जाके छत्रसाल वाले वहां पे जाके ये करो। तो मराठों के साथ में इनका संबंध बहुत अच्छा था। तो छत्रसाल ने लेटर लिखा बाजीराव को। बाजीराव बोले अटैक हुआ है। बाजीराव बोले घोड़े की टाप लगाए, बाजीराव पहुंचा और इतनी स्पीड में पहुंचा जिसकी कोई हद नहीं, बहुत स्पीड में। और फिर बाजीराव जाके बोलता है कि इतिहास याद रखेगा, अगर आज मेरे घोड़े की टाप और मेरे घोड़े की नाल अगर कमजोर पड़ जाती तो एक राजपूत ने एक ब्राह्मण को जिस समय मदद मांगी, ब्राह्मण वहां पहुंच नहीं पाया, इसलिए मैं इतने जल्दी फट से पहुंचा था। विद इन वो जो एरिया डिस्टेंस कवर करना है, वो एरिया डिस्टेंस कवर करने को इन लोगों को कम से कम 1 महीने का समय लगता है। 14-15 दिन में पहुंच गया था। ये नॉर्थ में, दक्षिण में थे उस समय में, दक्षिण में कहीं पे तो भी थे ये। अभी मैं जब तुमको पढ़ाऊंगा ना, तुमको पूरा डिटेलिंग में पढ़ाऊंगा युद्ध कैसे हुए सारे। तो उस समय पे 1730 में इन्होंने छत्रसाल को मदद की, और छत्रसाल ने मदद के तौर पे अपनी एक शमशीर उनको दी। शमशीर यानी कि छोटा सा खंजर, शमशीर नहीं, एक क्या बोलते हैं उसको, कट्यार उनको दी। अब नियम यह था कि उस कट्यार के साथ मस्तानी की शादी हुई थी ऑलरेडी। तो वो कट्यार जिसके पास रहेंगी, मस्तानी उसकी रहेंगी। इसीलिए मतलब ये कहानी है। और दूसरा पहलू भी है, मैं उसको जब पढ़ाऊंगा डिटेल में पढ़ाऊंगा। वो मस्तानी उनके साथ में वहां भी आ गई, ऐसा वो नियम है। तो वहां से ही मस्तानी 1730 के बाद। फिर ऐसे हुआ, अरे वो कहानी फिक्शन है बाजीराव मस्तानी की कि इतना ये हुआ वो हुआ। अगर मस्तानी को इतना हेट किया रहता, मस्तानी के बेटे को इतना हेट किया रहता, तो मस्तानी का बेटा लड़ा क्यों रहता पानीपत में? और पानीपत में लड़ते लड़ते शहीद हुए ना यार, वो बलिदानी हुए हैं। अब 1732 में क्या हुआ, 1732 में मल्हारराव होळकर और राणोजी सिंधिया, ये जो दो थे, जो राजा जयसिंह जो है दूसरा, कहां का, अपने नहीं, जिसने तुम्हारा जयपुर बनाया है ना, जिसने हवा महल वगैरह वहां पे बांधा है, इसने अटैक कर दिया। मतलब इसके ऊपर अटैक किया, क्योंकि इसके अंडर में मालवा का एरिया आता था, वहां पे चौथ लेने नहीं दे रहे थे। तो यहां पे राजा जयसिंह के ऊपर आमेर राजा जयसिंह ऑफ आमेर ओनली, आमेर का ही साम्राज्य है वो, आमेर के अंडर में था। आमेर और ये था, आमेर से वो निकल के वहां पे जयपुर सिटी बनाई, गया है क्या, सुना है ना? तो आमेर ही था, आमेर ने बनाई। तो मल्हारराव होळकर और राणोजी सिंधिया, इन्होंने मिलके वहां पे अटैक किया। चौथ नहीं देंगे ना बोले, अटैक किया, उनको हराया। और वहां पे हुई है बैटल ऑफ मनसर। और वहां पे जब हराया, बोले मालवा में चौथ तो देना पड़ेगा। मालवा के 28 परगना, 28 परगना से हमें चौथ चाहिए। ये कहां डिसाइड हुआ? बैटल ऑफ मनसर में। ठीक है, मल्हारराव होळकर एंड राणोजी सिंधिया, लिख ले, मल्हारराव होळकर एंड राणोजी सिंधिया ने मिलके अटैक किया था।
और अटैक जयसिंह पे क्यों करना पड़ा, राजा जयसिंह सेकंड पे, मिर्जा राजा जयसिंह नहीं, मिर्जा राजा नहीं, ये राजा जयसिंह सेकंड है, उसी पे अटैक क्यों करना पड़ा? बिकॉज ही वॉज द मुगल गवर्नर ऑफ मालवा, दो ही वॉज नॉट देयर, ही वॉज रूलिंग, मतलब वो जयपुर के पास में थे, बट ही वॉज द गवर्नर ऑफ मालवा एट दैट टाइम, दैट्स व्हाई दे हैड टू अटैक ऑन हिम। यहां तक समझा? हाँ। इसके बाद में हुआ ऐसा कि ये जो बाजीराव था इसको दिमाग बहुत था, इसने क्या किया, इंडिया को बीच में से काटा, शाहू के वक्त में इंडिया को बीच में से काटा। ये जो तुम्हारा पूरा का पूरा इधर वाला साइड है, गुजरात से लेके ऊपर तक, ठीक है, और इधर वाला साइड जितना भी है, इसके ऊपर अटैक करेंगे पेशवास, और इधर वाला जो साइड है इसके ऊपर अटैक करेंगे नागपुर के भोसले। डिसाइड हो गया ना, ये तो आ गए थे स्टार्टिंग में आ गए थे, थोड़े से पहले ही आए थे, एकदम नहीं। मैं भोसलेस का इनकी हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा उसमें, ठीक है। तो फिर कौन आए, वहां से भोसलेस आए। अब यहां पे क्या होता है, ये भी कम डेंजर नहीं थे। 1730 में इन्होंने ओडिशा पे आक्रमण कर दिया, और इनकी जो सेना थी, इनके सेना में बारगी लोग थे, बारगी क्लैन था, बारगी क्लैन अपने नागपुर के पास में मिलता है। बारगी लोग जो पिंडारी लोग रहते हैं ना, वैसी बारगी जमात करके आती है, अटैक करते थे, खूब लूटा, खूब। और 1740 के बाद इन्होंने बंगाल में भी फोड़फाड़ करना शुरू कर दिया, तोड़। बंगाल को तो इतना लूटा, अरे बहुत। बंगाली में गाने हैं मराठाओं के ऊपर, और गानों में गालियां पड़ी है, बहुत खौफ था इनका, बहुत। भोसले बदमाश, बहुत बदमाश, मराठे बहुत बदमाश हो गए थे, सबको मारेंगे बोले, हम हमारा साम्राज्य चलेगा। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट, बट रियलिटी इज रियलिटी ना, बोले हम करेंगे। गुंडा दादा, देयर ओनली वन रूल, मराठा, किसी के बाप की नहीं सुनते थे। 1733 टू 1734 इन्होंने पूरा प्लान बनाया बाजीराव ने, बोले जो कभी जीते नहीं अब वो जीतेंगे, और इन्होंने अटैक कर दिया सिद्धिस के ऊपर, और यहां पे सिद्धि हारा, चारों तरफ से रोज अटैक होते थे, मतलब हर महीने में छोटे मोटे झड़झड़। और होता क्या था कि ये जो तुम्हारा किनार पट्टा था, ठीक है, ये जो तुम्हारा किनार पट्टा था कोकण का जो किनार पट्टा था, यहां से जो किला था, यहां पे दंडा राजा करके एक जगह आती है, तो देखना उसमें मैंने पढ़ा है, वो जो एरिया है उसमें 7 किले इसके अंडर में थे सिद्धि के। शिवाजी महाराज ने उसको जीता था, हाँ। लेकिन उस समय पे जब इन्होंने जीता तो होली के दिन वहां पे होली चल रही थी, दंडा राजा के पास मावड़े थे, मावड़े की वहां पे होली चल रही थी। शिवाजी महाराज वहां से कुछ ही 100 कोस दूर वहां पे थे, होली चल रही थी। और जब होली चल रही थी तो होली के दिन सिद्धि ने रात को वहां पे अटैक कर दिया, और जब अटैक किया, उस अटैक में बहुत मारामारी हुई, सिद्धि ने बहुत काटे थे, मतलब आधे लोग समुद्र के रास्ते से आए थे, आधे लोग नॉर्मल रास्ते से आए थे, और दोनों ने मिलकर अटैक कर दिया। और जब इन दोनों ने मिलकर वहां पे आक्रमण किया, मराठास को बहुत लॉस हुआ, मराठास को काफी लॉस हुआ। और मराठास का लॉस होने के बाद में मराठास को लगा कि अब जीतना तो मुश्किल है नहीं, तो वो 7 किले अपने हाथ से निकल गए। अब ये जब 7 किले निकले तो 1733 और 1734 में 1734 और 1733 और 1734 में इन्होंने जब आक्रमण किया, आक्रमण करके बोले ऐसा है, अब ढंग से रहना, किला आ गया। और वो जो चिमाजी अप्पा है, चिमाजी अप्पा ने अंजनवेल करके एक जगह है वहां पे, इनको वहां पे पकड़ लिया सबको, सिद्धिस को, और फाइनली जंजीरा आजाद हुआ। अब आते हैं 1736 में। अब सबसे बड़ी बदमाश की किसकी? बाजीराव की। 1736 में बाजीराव ने राजस्थान पे से अटैक किया, और वो गया मेवाड़ में, और मेवाड़ के पास जाने के बाद गया वो जयपुर में, बोले चौथ देना पड़ेगा।
सब देना पड़ा, सबको देना पड़ा, सबको देना पड़ा, सबको देना पड़ा, सबको देना पड़ा। चौथ तो देना पड़ेगा। एक ऐसा कॉर्नर नहीं जहां से इन्होंने चौथ नहीं वसूली होगी, ऑलमोस्ट। हम छोड़ दिए तो, सीख वगैरह छोड़ दिए तो देखेंगे अपन बाद में। लिया चौथ तो देना पड़ेगा बेटा। बोलो टैक्स देने क्या होता था, तुम्हारा जो जितना भी निकलेगा तुम्हारे इसमें से, उसमें से 1/4 जो है, चौथा हिस्सा जो हमको देना पड़ेगा, उसको चौथ बोलते थे, टैक्सेशन। मेवाड़ भी गए और वहां से जयपुर भी गए। और जयपुर में यही था ना जय सिंह, उसकी सीधा गद्दी पे जाके बैठा था ये सिंहासन पे। देना तो पड़ेगा पहले बेटा। इनके कॉन्फ्लिक्ट थे ना, बिकॉज ही वॉज द मुगल गवर्नर एट दैट टाइम एज वेल। ही वॉज डूइंग वेल फॉर द हिंदूज एज वेल, बट ही वॉज द मुगल गवर्नर। और उनको कन्विंस भी किया कि मालवा के रीजन में, इधर उधर के रीजन में तुम हमको सपोर्ट करो अगेंस्ट द मुगल्स, चौथ दे दो, सपोर्ट करो, ठीक है। 1737 बैटल ऑफ दिल्ली होती है। 1737 में ये बताया था ना कि बाजीराव अंदर घुसा था दिल्ली में 500 लोगों को लेके। बैटल ऑफ दिल्ली होती है। अब यहां पे क्या हुआ, बैटल ऑफ दिल्ली तो हुई, लेकिन जीतने के बाद जब वहां से बाजीराव वापस जा रहा था, तो उसी समय पे 1737 में, उसी समय पे मोहम्मद शाह रंगीला तख्त पे बैठा था। इनने व्हाट्सएप कर दिया, किसको? इसने व्हाट्सएप कर दिया निजामुल मुल्क को, है ना, सबसे ताकतवर वही था उस समय पे। इसने निजामुल मुल्क को व्हाट्सएप कर दिया, हाँ, दक्कन में बैठा था। इसने अपनी आर्मी भेजी, यहां पर अटैक हुआ है, एक जन निकल गया वहां से। ये जब आए तो यहां पे होती है भैया तुम्हारी बैटल ऑफ भोपाल। वापस आते हुए यहां पे होती है बैटल ऑफ भोपाल, और भोपाल के पास में तापी नदी है। इन्होंने क्या किया, तापी नदी का पुल ही तोड़ दिया ना, बाजीराव ने तापी नदी का पुल ही तोड़ दिया और घेर लिया इन लोगों को इधर उधर से। उसके चक्कर में वैसे हार गया, है ना। उनके पूरे सप्लाई काट डाले। तापी नदी, एक तो ये भोपाल में रुके थे सबके सब अंदर में, ये लोग आए थे भोपाल में रुके थे, स्टेशन थे। तापी नदी का पुल काट दिया, भोपाल के बाहर जाएंगे कैसे? उस साइड जा नहीं सकते, इस साइड मराठा खड़े हैं। उधर जाना है, उधर से तोड़ दिया, इधर ये खड़े, उधर से वो भी तोड़ दिया, इधर से उधर भी नहीं जा पा रहे, इधर भी नहीं आ पा रहे भोपाल में। और उसके पूरे सामान, वैसे ये भोपाल है, अंदर में पूरे मुगल बैठे हैं, यहां से मराठे घेर के बैठे थे। मराठों की भी सेना पहुंची बाद में, यहां से मराठा घेर के बैठे थे। यहां से अगर ये निकलना चाहते दूसरे साइड से, यहां पे तापी नदी थी, इसका पुल भी तोड़ दिया, निकलेंगे कैसे? इनके पूरे सारे सामान खत्म हो गए, खत्म, हार गए। यहां पे इनको हराया, मतलब एग्जैक्ट भोपाल में नहीं होंगे, उसके आसपास के एरिया में। इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन वो डिटेल में पढ़ के तुम्हारी यूपीएससी के लिए कोई मतलब है नहीं। तो जब तुमको नॉर्मली पढ़ाऊंगा तो तुमको अच्छे से पढ़ाऊंगा बैटल ऑफ भोपाल में क्या हुआ था। और मालवा भी इन्होंने जीता, समय के साथ इन्होंने मालवा जीता। मुगलों को 50 लाख रुपए देने पड़े उस समय पे जीतने के बाद। बेटा बोले तुमने बोले इतने तमाशे किए, सॉरी, बैटल ऑफ भोपाल जब ये लोग जीते, बैटल ऑफ भोपाल जब ये लोग जीते, तो बैटल ऑफ भोपाल जीतने के बाद वहां पे ट्रीटी हुई, वहां पे ट्रीटी हुई। ट्रीटी में इन्होंने बोला कि तुमको हमें मालवा देना पड़ेगा। अब मालवा में फालतू तमाशे नहीं होंगे, मालवा हमारा, और तुमने जबरदस्ती हमको अटैक करने लगा ना भोपाल पे, फालतू का अटैक हुआ ना, 50 लाख भी देना पड़ेगा हम लोगों को। बहुत लूटते थे बदमाश, बहुत, सबको लूट रहे थे, 50 लाख रुपए दो। और फिर उस समय पे बाजीराव जो वापस आया 1739 में, फिर से एक बैटल होती है, फिर से एक बैटल होती है, बैटल ऑफ वसई। वसई विरार नाम सुना है ना, वो उधर वाले मुंबई वाले, बैटल ऑफ वसई। पोर्तुगीज लोग इसको बैसिन बोलते थे, BASSEIN। नाम याद रखना अगर आ गया तो गलती से, ठीक है। बैटल ऑफ बैसिन या फिर बैटल ऑफ वसई। और यह जंग भी तुम लोग जीते पोर्तुगीज के अगेंस्ट।
और इसमें पेशवास ने क्या जीता? बैटल ऑफ सैलसेट तुम जीते, सॉरी बैटल ऑफ बसीन तुम जीते, तुमको इनाम में मिला सैलसेट। सैलसेट यानी कि क्या? और इनाम में तुमको मुंबई मिला। सैलसेट नाम उन्होंने दिया था, उन्होंने नाम दिया था, पोर्चुगीज और अंग्रेजों ने नहीं, मुंबई बोलते थे। मुंबा देवी से नाम पड़ा ना मुंबई, मुंबई मुंबा देवी से नाम था मुंबई, ठीक है। और पोर्तुगीज से उन्होंने वो जीता। शायद तक मुंबई स्पेसिफिकली ऐसा नाम नहीं था, छोटे छोटे आइलैंड थे ना, मुंबई भी आइलैंड ही है, छोटे छोटे जो आइलैंड थे उसी के नाम के ऊपर वो सारे नाम पड़े थे। मुंबई शायद तक नाम नहीं होगा, एक बार देखना पड़ेगा मेरे को। 1740 में बाजीराव की टाइफाइड से डेथ होती है, ठीक है। और 1740 से लेके 1761 तक, 1740 से लेके 1761 तक नाना साहेब उर्फ बालाजी बाजीराव, क्या नाना साहेब पेशवा उर्फ बालाजी बाजीराव बेटे थे बाजीराव के, हाँ उनके बेटे थे, हाँ काशीबाई के बेटे थे ये। इन्होंने क्या किया, इस समय पे ये ध्यान रखना, ये तुमको सवाल आएगा, ये आ सकता है। इस समय पे इन्होंने कॉन्फेडरेसी, मतलब क्या, सेंट्रल रूल जो था, अभी तक क्या चल रहा था, पेशवा रूल कर रहे थे, इन्होंने इसको कॉन्फेडरेसी में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि जैसे ही नाना साहब आए, बालाजी बाजीराव जब आए, ठीक है, इन्होंने इसको क्या किया, मालवा का जो एरिया है तुम्हारा, यानी कि इंदौर का, वो होलकर्स को दे दिया कि जाओ जाके तुम रूल करो। गायकवाड्स के अंडर में बड़ौदा दे दिया, ठीक है। ग्वालियर वाला एरिया जो है वो इन्होंने सिंधिया को दे दिया, यानी कि शिंदे, ठीक है। और चौथा यानी कि नागपुर, वो इन्होंने भोसलेस को दे दिया। यहां तक समझा? मराठा पावर अपने चरम पे पहुंच गया था इस समय, पूरा अटक से कटक तुम्हारे अंडर में था। कटक कहां पे आता है? उड़ीसा में। अटक कहां पे आता है? उधर ऊपर में अटोक करके आता है पाकिस्तान में। अटक से लेकर कटक तुम्हारे अंडर में था और पूरा फैल गए थे तुम, पूरा जबरदस्त। बालाजी बाजीराव के समय पे एट पिक थे, और बालाजी बाजीराव, यही सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्फेडरेसी वाला। और बालाजी बाजीराव के वक्त ही पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, क्या समझे? और ये जो युद्ध हुआ, इसमें बालाजी बाजीराव के बेटे खुद विश्वासराव और उनके कजिन यानी कि सदाशिवराव भाऊ, ठीक है, वो वहां पे लड़े थे 1761 में। और जैसे ही नाना साहेब पेशवा को ये पता चला कि पानीपत का युद्ध हम लोग हारे हैं, हारने के बाद कुछ ही महीनों के बाद जून में, जैसे कि जनवरी में हारे, जून में ड्यू टू डिप्रेशन इनकी डेथ हो गई। डिप्रेशन एंड हार्ट अटैक प्रोबेबली जून में इनकी डेथ हो गई कि बहुत बड़ा फैटल ब्लो था ना वो। लेकिन फैटल ब्लो की मतलब नहीं था, क्योंकि इन्होंने वापस से सब कुछ अपनी टेरिटरी कैप्चर कर ली थी मराठाओं ने। अब क्या हुआ, अटक से कटक ये लोग इनके अंडर में आ गया था, और इंडस का जो रिवर था, इंडस का जो सेक्शन था, वो मराठा गार्ड कर रहे थे। अब क्या हुआ, 1741 से 1751 तक, 1741 टू 1751 तक ये जो तुम्हारे नागपुर के भोसले हैं, ये बहुत उधम मचा रहे, इसको मार उसको मार इसको मार, बस बंगाल जा रहे, बस 10 बंगाल, हर बार बंगाल जाते थे। बहुत तमाशे हुए बंगाल में, खूब बंगाल पे सवारी किया, बाहर के ट्रूप ले जाते थे, खूब सवारी किया। और 1751 में इन्होंने बंगाल में एक ट्रीटी साइन की,
1751 तक इन्होंने आक्रमण किया। 1751 में वहां का जो नवाब था, कौन था बताता मैं तेरे को, वहां का जो नवाब था, ये पढ़ेंगे अपन आगे, उसने एक ट्रीटी साइन की, उसके हिसाब से उसको भी चौथ देना पड़ा। ओडिशा इन्हीं के अंडर में था और बाजू में बंगाल था। अब बंगाल जो है बहुत बड़ा सूबा है, बंगाल इतना बड़ा था, बिहार, बंगाल, ओडिशा तीनों को मिला के बंगाल बनता था। उसको बाद में बाइफर्केट किया गया, तीनों को मिला के बंगाल बना, और तीनों को बनाने के बाद में और इन्होंने चौथ दिया। कब तक दिया? बैटल ऑफ प्लासी तक। 1758 में बैटल ऑफ प्लासी है, ये अपन डिटेल में बाद में बताऊंगा तुमको, है ना। और 1759 में पिक पे जा चुकी थी। अब यहां पे ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था, ताराबाई रिटर्न आई। तुम्हारे बालाजी बाजीराव जो है, बालाजी बाजीराव के डेथ के बाद, बालाजी बाजीराव के डेथ के बाद, बालाजी बाजीराव के डेथ के पहले, सॉरी डेथ के पहले 1749 में ताराबाई रिटर्न आती है ना, ताराबाई रिटर्न आती है। सॉरी 1749 में ताराबाई रिटर्न आती है, 1749 में ताराबाई रिटर्न आती है और यह बोलती है कि अब ऐसा है, राजाराम 2 जो है, ये इतना याद रखने लायक है भी नहीं, मैं ऐसे ही बता रहा, राजाराम 2 जो है, ये ग्रैंडसन ऑफ राजाराम महाराज जो है, राजाराम दूसरा, यानी कि ग्रैंडसन ऑफ राजाराम 2, शिवाजी सेकंड के लड़के, इनको छत्रपति बनाओ बोलते हैं। ये वापस आई और 1752 में, उस समय पे वैसे भी कोई स्पेसिफिकली छत्रपति कोई पति तो कोई बचा था नहीं, सारे का सारा रूल पेशवास कर रहे थे, तो उस समय पे बालाजी बाजीराव ये थे, मेन थे, ठीक है। 1749 में डेथ हुई किसकी? शाहू की। 49 किसकी डेथ हुई? शाहू महाराज की। शाहू महाराज के डेथ के बाद ताराबाई का रिटर्न होता है, क्योंकि वो वैसे भी शाहू राजे अच्छे खासे समय तक जिए, ठीक है, और उनके अंडर पेशवास थे। तो 1749 में ताराबाई रिटर्न आती है। ताराबाई रिटर्न आने के बाद उन्होंने क्या बोला, राजाराम 2, ग्रैंडसन ऑफ राजाराम महाराज, इंस्टॉल हिम एज अ छत्रपति, शिवाजी सेकंड के बेटे राजाराम 2, इनको तुम लोग छत्रपति बनाओ बोलते हैं। ये पेशवा अलग है, छत्रपति अलग है। तो 1752 में पेशवा ने बोला ठीक है बना देंगे, और पेशवा ने उनको गद्दी पे बैठा दिया, बैठ जाओ बोले। लेकिन ओरिजिनल पावर जो है पेशवा के पास, और उस समय पे एक ट्रीटी साइन हुई। उस ट्रीटी में ऐसा था, ओरिजिनल पावर पेशवा के पास में रहेंगी, छत्रपति विल बी द नॉमिनल, छत्रपति नॉमिनल रहेंगे, डिसीजन मेकर कौन रहेगा? पेशवा। ये कब हुआ? 1752 में। और इसके बाद में फिर एंग्लो मराठा वॉर्स है, ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मराठाओं की कंडीशन ऐसी थी। अब ज्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा है, पढ़ा देता मैं। अब यहां पे क्या था, इस समय पे मैसूर का किंगडम, ठीक है, मैसूर का किंगडम वॉज फाउंड बाय वोडेयार्स, ठीक है। वोडेयार जो थे उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया था, और इट वॉज फाउंडेड बाय, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड आफ्टर द फॉल ऑफ विजयनगर साम्राज्य। कब होता है फॉल ऑफ विजयनगर साम्राज्य? 1565 में। बहामनी किंगडम के साथ में जंग लड़ने के बाद में राजा कृष्णदेवराय, पता है ना, फॉल ऑफ विजयनगर साम्राज्य उसी में से निकल के आता है तुम्हारा मैसूर का, दैट इज फ्रॉम द वोडेयार्स, ठीक है। और इसमें भी एक कैपेबल रूलर जो निकल के आए वो थे चिक्का देवराजा, ही वॉज फ्रॉम द 1673 टू 1704, ठीक है। और इन्होंने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो छोटे छोटे जिले और जैसे छोटे छोटे बना के रखे थे, वो आ सकता है, एक बार देख लेना। इन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्मूथ चलाया, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए छोटे छोटे डिवीजन करवाए,
उसका नाम इन्होंने दिया चावड़ी। मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत होगा तो देख लेना एक बार, ठीक है। चावड़ीज एंड टैक्सेशन रिफॉर्म मूवमेंट बहुत अच्छी करो। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर व्हाट ही वाज नोन, तो चावड़ी के लिए डिवीजन करवा और गुड टैक्सेशन सिस्टम के लिए ही वाज नोन, ठीक है। सो दिस वाज दिस। अब इसके बाद में तुम अगर देखोगे तो ये क्या था तुम्हारा, कौन सा था, ये मैसूर डायनेस्टी थी। ये मैं तुम्हें ये समय बता रहा हूं कि अंग्रेज आने के पहले इंडिया में अलग अलग जगह पे क्या चल रहा था। Rise of Maratha was important. That's why I taught it in detail. Wadeyars is not that important. I'm not saying they are not important. They are important. But from the पूरे भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका डायरेक्ट संबंध नहीं हुआ ना मुगलों के साथ। मराठास का हुआ, मराठास रेज हुए बहुत बड़े, तो वो थोड़ा पढ़ना जरूरी था। फिर इसके बाद में आता है तुम्हारा अवध। इसके बाद में आता है तुम्हारा अवध। अब अवध की जो डायनेस्टी थी, ठीक है, और अवध में जो था, अवध में पहले, अवध की जो पहली कैपिटल थी वो थी फैजाबाद, और फैजाबाद के बाद में कौन सी कैपिटल हुई, लखनऊ। पहले फैजाबाद, फैजाबाद के बाद में लखनऊ, और इनके नेबर थे बंगाल, ठीक है। तो मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला को उस समय पे, जिस समय पे मोहम्मद शाह रंगीला तख्त पे बैठा, क्या बोल रहा हूं मैं, मोहम्मद शाह रंगीला तख्त पे कब बैठा, 1719 में जब बैठा, तो उस समय पे एक कोर्ट नोबल था जिसका नाम था सदात खान। क्या नाम था? इस सदात खान ने मोहम्मद शाह रंगीला को और आसफ जहां को, शहीद ब्रदर को ठोकने में और रूल के वक्त में बहुत मदद की थी। तो ये जो था, और इसको अच्छी खासी मनसब दे दी खुशी में, मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको मनसब दे दी और इसको गवर्नर बना दिया। कहां का? अवध के पहले इसको गवर्नर बनाया आगरा का, और आगरा के बाद में इसको बनाया अवध का। हाँ ठीक है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। देख, आगरा जो था वो दिल्ली के अंडर में ही रहता था। आगरा कैपिटल नहीं था, रहते थे इन द सेंस क्या करते थे ये लोग, इनको जब भी ऐसा लगा कि जैसे तरह फार्म हाउस था, वैसे ही फार्म हाउस के जैसे आगरा को यूज किया जाता था। जिस समय पे शिवाजी महाराज कैद हुए, औरंगजेब उस समय पे आगरा में था, और जैसे ही शिवाजी महाराज वहां से निकले उसके बाद वो दिल्ली वापस चले गया है। उस समय में, उस साल में औरंगजेब का बर्थडे था उस समय पे, इसीलिए वो आगरा में रहने आया था। क्या समझा? इसीलिए वो आगरा में रहने आया था ताकि सेलिब्रेशन हो, मतलब अच्छी खासी 50वीं सालगिरह थी उसकी। पप्पा ने ताजमहल भी बना दिया था, अच्छी देखने आता था, और पप्पा के ताजमहल का डुप्लीकेट उसने फिर वो इधर बनाया, संभाजी नगर बीबी का मकबरा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सदात खान को अवध भेजा गया, और 1722 के नियर अबाउट, ये कब का चल रहा है, 1719 में बैठा तख्त पे, 1722 में ये नवाब बनता है। कहां का? अवध का नवाब बना। अब क्या हुआ कि निजामुल मुल्क किसको डिग्री मिली? हाँ, इसको डिग्री मिली बुरहान उल मुल्क। क्या डिग्री मिली? बुरहान उल मुल्क, ठीक है। और 1739 में जिस समय पे नादिर शाह ने अटैक किया था, सही है, 1739 में, 38 में नहीं किया था, 39 में किया था। तुम 38 बोला था, जब 39 बोला था। 1739 में नादिर शाह ने जिस समय पे अटैक किया, अटैक करने के बाद में मुगलों को मारा, और मारने के बाद इसने क्या बोला, ये जो सदात खान था, सदात खान ने इसके साथ में, किसके साथ में, सदात खान जो था ये अफगानी था, ये खुद भी अफगानी था और वो भी अफगानी था, दोनों की तालमेल बैठ गई। इसने सदात खान को क्या बोला, तुम जो हो, बोले अभी, सदात खान को इसने डिग्री दी। क्या डिग्री दी? सदात खान को वकील उल मुतल्लिक, नादिर शाह ने
किसने दिया? नादिर शाह ने। क्या डिग्री दिया? वकील उल मुतल्लिक। अब क्यों देंगे कि ऐसा है, बोले मुतल्लिक यानी कि सेना, हाँ, उसको ये दिया, तू बनेगा बोले वकील उल मुतल्लिक। और वकील उल मुतल्लिक की डिग्री क्यों दी सदात खान को? कि मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मुगलों की जो सेना रहेगी उसका आधिपत्य ये नहीं करेगा बोले मोहम्मद शाह रंगीला, तू करेगा बोले। और 1739 में इसको देके नादिर शाह निकल गया, लेकिन जैसे वो निकला कुछ महीनों के बाद में तुम्हारे सदात खान साहब मिस्टीरियसली डेड। कैसे मरे किसी को नहीं पता, नहीं मतलब मौत, किसने मर्डर किया, ये हुआ, मिस्टीरियसली ही वाज डेड। बीमारी से मरे, किससे मरे? डेड, डाइड, मिस्टीरियसली डेड। रंगीला नहीं मरवाया। हाँ, फिर उसके बाद में 1739 में 1739 टू 1754 सफदर जंग आता है, लिख ले। 1739 टू 1754 सफदर जंग आता है, 1754। और 1754 सफदर जंग, 1754 टू 1775 फिर आता है तुम्हारा शुजाउद्दीन दौला। मैंने क्या लिखा? शहाजुद्दीन लिखा ना, शुजाउद्दीन है वो, सॉरी, शुजाउद्दौला। कौन आता है? शुजाउद्दौला, गद्दी के ऊपर। इसको शुजाउद्दौला को ही तुम्हें याद रखना है ज्यादा से ज्यादा। क्यों याद रखना है? क्योंकि तुम्हें बाद में नाम है ना उसका कि नवाब अवध ने मदद करी थी करके, उसको भी ठोका था अंग्रेजों ने भी मिलके, लेट आया था वो है ना, शुजाउद्दीन दौला। अब अपन देख रहे हैं, क्या पढ़ा तुमने? मैसूर पढ़ा, मराठा पढ़ा, अवध पढ़ा। अब अपने को नेक्स्ट पढ़ना है बंगाल। कि बंगाल में उस समय कंडीशन क्या थी? बंगाल में उस समय पे कंडीशन क्या थी? बंगाल में कंडीशन ऐसी थी कि 1717 में फारूक सियार ने, बंगाल जो एरिया था वो दिल्ली से बहुत दूर था, खोपचे में उधर, तो उसको रूल करना बहुत कठिन पड़ता था। एक्चुअली में 1717 में जिस समय में फारूक सियार आया, उसको ये समझा इसको रूल करना बहुत कठिन पड़ रहा है, तो ये जो तुम्हारा इंपीरियल वॉइसरॉय वाला सिस्टम है, यानी कि मुगल जो का मिनिस्टर जो रहेगा एक तरह से, है ना, इसको अपन हटा देते, यहां से अपॉइंट करके भेजना पड़ेगा, फिर उसका ये होगा, नहीं। इसने क्या किया? हेरिडिटरी नवाब सिस्टम वहां पे शुरू कर दी। क्या बोल रहा हूं मैं? हेरिडिटरी नवाब सिस्टम इसने शुरू कर दी। और पहला जो उनका बन के आया, पहला नवाब, वो था मुर्शिद कुली खान। होशियार आदमी, औरंगजेब के अंडर में लड़ा हुआ है ये, ठीक है। किसको बनाया? मुर्शिद कुली खान। एंड ये स्टार्टिंग हुई थी तुम्हारी नासिरी डायनेस्टी की। काय की स्टार्टिंग हुई थी? नासिरी डायनेस्टी की, यहां से होती है तुम्हारी स्टार्टिंग। समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ। और ये बंदा जो था, अभी तक क्या होता था? सूबेदार और तुम्हारा दीवान। दीवान यानी कौन? हाँ, लिखा पट्टी, जिसके हाथ में पूरे एडमिनिस्ट्रेशन था। सूबेदार यानी कौन? जिसके हाथ में आर्मी थी। ये दोनों अलग अलग रहते थे। मुर्शिद कुली खान दीवान प्लस सूबेदार एक साथ बना, क्योंकि उसने अपनी सिस्टम लगाई ना। वो अभी हेरिडिटरी उसके अंडर में था, बोले तुमको जो करना कर लो, तो वो दीवान और ये एक साथ बना। और इसने जो जागीरदारी सिस्टम थी, क्या बोल रहा मैं, इसमें जो जागीरदारी सिस्टम थी, जागीरदारी क्या होता है कि तुम्हारी इतनी जागीरदारी है, तुम वहां से हमको लाके दो। बंगाल का बहुत बड़ा सूबा था, बंगाल का बहुत बड़ा सूबा था, हर एक जगह पे एक एक जागीरदार बैठ रहता था।
अगर वॉइसरॉय है तो उसके अंडर में छोटे छोटे ऑफिसर होंगे, फिर ये अपनी अपनी चलाएंगे। इसको पता चल गया कि अगर ये अपनी अपनी चलाएंगे तो साला मेरे पे पलट के आ गया कोई, तो इसने वो सिस्टम बंद करवा दी। और लिख लेना, ये इसने जागीरदारी को कन्वर्ट करवा के इनने क्या किया, मल जस्मानी सिस्टम शुरू करवाई। और ये जो मल जस्मानी सिस्टम है, यही से शुरू होती है तुम्हारी जमींदारी सिस्टम। यही से शुरू हुई तुम्हारी जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या था? जमींदारी सिस्टम वाज नो डिफरेंट, इट वाज लाइक अ जागीरदारी सिस्टम। लेकिन जागीरदारी में एक बड़ा पैमाने पे एरिया आता था। जमींदारी में एक गांव का एक सूबेदार, मतलब सूबेदार नहीं, जमींदार रहता था, उसी के अंडर में वही टैक्स लाके देगा। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या हुआ, मुर्शिद कुली खान आया। और मुर्शिद कुली खान के बाद में 1740 में ये कब आया था? 1717 के नियर अबाउट। और 1740 में 3 नवाब इसी के खानदान से हुए, नासिरी डायनेस्टी से। लेकिन यहां पे उस समय पे वो स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन थे, जगत सेठ। ना जगत सेठ मारवाड़ी था। जगत सेठ बहुत इन्फ्लुएंसिंग ये थे। और इनको जमींदारी सिस्टम आ गई थी, ये सब आ गई थी, तो रूल अपने हिसाब से बनवाने थे कुछ कुछ। तो जगत सेठ ने उस समय पे 1740s में इन्होंने सपोर्ट कर दिया अलीवर्दी खान को। अवध क्या? अलीवर्दी खान इसी के इसमें कोर्टियर था। ठीक है, अलीवर्दी खान की अगर तुम हिस्ट्री देखोगे तो अलीवर्दी खान भी कोई नोबल से नहीं आता है, बहुत बड़े फैमिली से नहीं आता। अलीवर्दी खान बहुत नॉर्मल आदमी था। ठीक है, अलीवर्दी खान को क्या हुआ, धीरे धीरे वो अपराइज हुआ अलीवर्दी खान। और बैटल ऑफ गिरिया में अलीवर्दी खान ने अपनी सेना इकट्ठा की और उसने जो इनका ये जो इसकी जो डायनेस्टी थी इसको हराया, चैलेंज किया और चौथा नवाब बना, 4th नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, और अलीवर्दी खान के बाद में 1747 में तुम्हारा होता है वहां पे बैटल ऑफ बर्धमन। और बैटल ऑफ बर्धमन में अलीवर्दी खान हारा। वहां पे फिर से कौन आया? मीर जाफर का नाम इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा याद रखना। यहां तक समझ में आया? हाँ। इसके बाद में मीर जाफर जिस समय पे गया, तो मीर जाफर जाने के बाद में तुम अगर देखोगे तो 1751 में, सॉरी, मीर जाफर को 1751 में मराठाओं के साथ में ट्रीटी साइन करनी पड़ी। और उसके बाद में 1757 में कौन आता है? 5वां नवाब। कौन आया? 5वां नवाब आया, उसका नाम था सिराजुद्दौला। ये डिटेल में और पढ़ेंगे अपन, अगर जब आप बैटल लोगे ना उसमें पढ़ेंगे। 1757 में आया तुम्हारा सिराजुद्दीन दौला, 5वां नवाब। बैटल ऑफ प्लासी के वक्त यही था। ये जो आया, इसके बारे में एक दो चीजें बहुत फेमस है। ये साला येड़ा था, ये सैडिस्ट था, ये रेपिस्ट था। ये ना ऐसी नाव में लोग भरता था और उसको डूबते हुए देखता था कि नाव डूबते हुए कैसे दिखती, लोग चिल्लाते हुए कैसे दिखते। इसको बड़ी मजा आती थी। ही वॉज अ बाइसेक्सुअल रेपिस्ट, मेल फीमेल दोनों के। और वो जो एक थ्योरी दी जाती ब्लैक होल वाली, ब्लैक रूम वाली, जिसने अंग्रेजों को भर के इसने मारा, ये सच्चाई होंगी। कितने सारे लोगों को भर के इसने मार दिया। इसको बहुत मजा आता था लोग मरते हुए देख के, ये करना वो करना। अब क्या एक दो लिख के रखते तो अलग बात थी, बहुत लोगों ने इसके बारे में लिख के रखा है। 5वां ये बना। तो ये कंडीशन जो थी, ये बंगाल में जब तुम्हारा मीर जाफर था उसमें अटैक बहुत हुए, और मीर जाफर के बाद में सिराजुद्दौला दौला आया तख्त के ऊपर। बस इतना याद रखना है, ठीक है। ये बंगाल की कंडीशन थी। और ये अब जब हो जाता है, ये सब होने के बाद में तुम्हारे अटैक्स है। तो अभी तक अपना क्या क्या कंप्लीट हुआ है? पोर्तुगीज, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस कंप्लीट हो गया, और इंडिया एट द डॉन ऑफ जब आए उस समय पे अलग अलग जगहों की कंडीशन क्या थी। बंगाल पड़ा, अवध पड़ा, मैसूर पड़ा, मराठास पड़ा, मुगल पड़ा।
समझा? तो यहां पे ये चैप्टर अपन रुकते हैं, ठीक है, डन।